चला आज एक ठा कहानी सुन लेवा। कहानी ऐसे रही से कि पौर बछर और परियार बछर दोनों साल हमन अपन गांव में रहें। अब कोई मतलब पौर बछर नहीं पता होही, परियार बछर नहीं पता होही, तो जे मन छत्तीसगढ़ी नहीं जाना सुन लेवा। ए साल के मेंस में भी एक ठो सवाल रही से छत्तीसगढ़ी भाषा में साल ल छत्तीसगढ़ी में का कथे। अगर यह ईयर वाला साल है, अंग्रेजी के ईयर वाला साल है, तो वाला बछर कथे। पौर मतलब पिछले साल, पौर बछर मतलब पिछले साल, परियार बछर मतलब ओकर पहली के साल। ठीक है, तो कहानी आगे बढ़ाथन। पौर और परियार साल सावन के अमावस के दिन असने खड़े रहें पेड़ के नीचे में। बहुत दूर ले एक ठा नारियल आके पेड़ लगिस और हमन के पास में गिर के कूदत कूदत दो आदमी अनात रहीन है। अपन पैर में नहीं कूदत रहीन, ओमन कूदत रहीन है एक ठा बाँस के चीज में जिला कहथन गेड़ी। आत रहीन है और नारियल ल बीने पा। और वही टाइम हमार गांव के राउत का करत रही से अपन 3 ठा उंगली में ऐसे गोबर ला लगा के घर के बाहर में लाइन खींचत रही से और चित्र बनात रही से। और करत रही से नीम के पत्ता ले जाके सब घर के मोहटा में लगात रही से। मोहटा माने डेहरी, डेहरी मोहटा ये सब चीज़ में दरवाज़ा के नाम है। ठीक है, कहानी को समझ में आई से। हाँ, यही कहानी मैं बताता हूँ कि वो दिन हर रही से हरेली के दिन, जो कि कल और बाद एक दिन यानी परसों वाला दिन आने वाला है। ठीक है, हरेली हमारे छत्तीसगढ़ के माना जाते हैं कि साल के पहला तिहार है। हरेली तिहार में आप मन के का कहानी है बिल्कुल हमन ला हमार व्हाट्सएप नंबर में भेजिया, जिला मैं लास्ट में डाल दी हाँ। और आप मन के कहानी ला हमन कोशिश करबो कि परसों दिखावन कि आप मन के गांव में हरेली में का होते। ठीक है, परसों हरेली के बारे में और विस्तार में बात करबो। आज आप मन ला पहले ही आगाह कर देता हूँ, जैसा भी आप मन कल वीडियो भेजिया अपन गांव के चीज़ मन ला बता के ओला कोशिश करबो कि परसों के वीडियो में हमन दिखा सकन। कृपया वीडियो ला भेजा। ठीक, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। नमस्कार, मेंटर्स ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो करंट अफेयर 2 अगस्त को हम बात करने वाले हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही बड़े फैसले के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक, और ये जो फैसला है इसके लिए है कोटे के अंदर कोटा का नया रास्ता खुला। ये कोई बिलासपुर का कोटा या रायपुर में स्थित कोटा या राजस्थान का कोटा नहीं है, यह है आरक्षण के अंतर्गत। जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था उस समय एक विशेष वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। केवल कुछ समय के लिए किया था, जो बढ़ते बढ़ते आज तक आ गया है। ठीक है, तो इसी का सरकारी लाभ अगर कोई राजनीतिक पार्टी है वो इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है तो उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। ठीक है, अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस बेंच में ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के सारे बड़े जज थे। कितने जज थे? तो इसमें 7 जजों का एक पैनल था। फैसला 6:1 में आया, जो कि हमको मिला है। ठीक है, इसमें उन्होंने यह कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति इसका निर्धारण करता है राज्य सरकार। राज्य सरकार जब इसका निर्धारण करेगी तो उसके मापदंड को सही रखे। दूसरा यह है कि उन वर्ग को अलग कर दे जो अब आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं। वर्गों को आरक्षण देने के लिए अगर राज्य सरकार कुछ नियम बनाती है तो उसमें भी कोशिश करे, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जैसे 2 वर्ग होते हैं, वैसे ही वर्ग बनाने का प्रयास करे, उसके बाद आरक्षण प्रदान किया जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ जजमेंट था। जजमेंट के बारे में क्लियर न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। जैसे एससी कोटे में भी क्या शामिल होनी चाहिए? क्रीमी लेयर शामिल होना चाहिए। सरकारें नीति बनाएं। अभी क्रीमी लेयर का जो लाइन है वो 8 लाख की वार्षिक इनकम है ना। जो 8 लाख से कम कमाते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग में वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और इससे ज़्यादा कमाने वाले, वार्षिक कमाने वाले, वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। इनको आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलता है, और नॉन क्रीमी लेयर वालों को अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मिलता है। ठीक है,
अब अलग अलग जज का इसमें अलग अलग बात था, ठीक है। अब इसमें वंचितों को फायदे का रास्ता खुलेगा। राज्य उन जातियों की मदद कर सकते हैं जिन्हें ऊपर उठने के लिए मदद की आवश्यकता है। विभिन्न राज्यों में SC/ST आरक्षण का लाभ कुछ जातियां ज़्यादा ही उठा रही हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक दलील थी कि ऐसे जातियां जो लगभग विकसित हो चुकी हैं, मुख्यधारा में आ चुकी हैं, या फिर जिनके परिवार से ऐसे भी लोग हैं जो अब सरकारी अधिकारी या फिर सक्षम लोग बन चुके हैं, वे भी इस आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। अब इसको आप लिंक कर सकते हैं कि IAS अधिकारी जो कुछ समय पहले न्यूज़ पे थी, उसी से शायद उसी से रिलेटेड यह न्यूज़ आया होगा। फिर फैसले से SC/ST के विभिन्न जातियों में आरक्षण का रास्ता खुलेगा और समान रास्ता खुलेगा। SC के उन जातियों को फ़ायदा मिलेगा जो SC की ही अन्य जातियों से पिछड़कर शिक्षा और नौकरियों से वंचित रह गई हैं। SC मतलब अनुसूचित जातियां, ठीक है, तो जिनको सामान्य भाषा में दलित कहा जाता है। अब इन जातियों में भी वर्ग बन चुके हैं। कुछ जातियां ऐसी हैं जो SC के आरक्षण का लाभ उठाकर अब सक्षम हो चुकी हैं और उन्हीं सक्षम जातियों को अभी भी उसका लाभ मिल रहा है, जबकि जो जाति हैं जिनको आगे आने की ज़रूरत है, असक्षम है अभी भी, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए रास्ता मिलेगा। ऐसी वंचित जातियों के लिए SC के लिए निर्धारण आरक्षण से ही कुछ हिस्सा सब कोटा में तय होगा। सब कोटा का मतलब एक SC के अंदर में ही एक विशेष वर्ग को सब कोटा दे दिया जाएगा कि भाई यहाँ तक वाला आरक्षण सिर्फ इनको ही मिलेगा, इनके अलावा अगर आप SC जाति के अगर कोई हैं तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा है। अब इसमें ये तो एक न्यूज़ था जिसमें आपको एज अ स्टूडेंट किस पार्ट को लेना है वो आगे है, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट आपको SC क्या होता है ये जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेपर 5 CGPSC के पेपर 5 की अगर बात करते हैं उसमें आप इसको देखेंगे, पेपर 6 के पार्ट 3 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में होगा और पेपर 7 का पार्ट आ जाएगा। ज़रूरत पड़े तो आपको निबंध में भी इसके आंसर्स लिखने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, पेपर 2, पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 में ये परिभाषा और इनसे संबंधित अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसार वे जातियां या जातियों के भाग या उनमें से प्रेरित युद्ध जो संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अधिसूचित किए जाते हैं। किनके द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे, इनको कहते हैं अनुसूचित जाति कहते हैं। इन दोनों अनुच्छेदों को याद रखिएगा, ठीक है। 366 अनुच्छेद के अनुसार 341 में अधिसूचित किए जा रहे हैं। अब इनसे संबंधित हमारे संविधान में प्रावधान क्या क्या है, तो अनुच्छेद 15(4) ये है आपका मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। जातियों का सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से विकास का प्रावधान है अनुच्छेद 15(4) में, ये इनके पास अधिकार है। उसके बाद राज्य सरकार को सरकारी नौकरी में जाति के लोगों को मतलब शेड्यूल कास्ट के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का हेतु आरक्षण देने का अधिकार है। 16(4) से कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 16(4) में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 23 में है जातियों से दुर्व्यवहार, बेगार, बंधक, मजदूरी का निषेध करता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध करता है, यह जातियों के बाल श्रमिकों के लिए भी है। इसके बाद अनुच्छेद 330 और 332, तो इसमें यह कहा गया है कि जो लोकसभा है और राज्य विधानसभा है यहाँ पर पे सीट में आवंटन में आरक्षण दिया जाएगा। तो 330 के तहत लोकसभा में आरक्षण दिया जाएगा और 332 के तहत कहाँ दिया जाएगा? राज्य विधानसभा में आरक्षण दिया जाएगा। 338A, ठीक है। तो ये 338A नहीं होगा, ये 338 है, ठीक। तो अनुच्छेद 338 क्या कहता है? जब संविधान का 89 संविधान संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट है, इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 342 में क्या कहता है? संघ एवं राज्य के अनुसूचित जातियों के संबंध में राष्ट्रपति का अधिकार। ये 342 नहीं है, 341 है, ठीक है। तो ये जो 341 है यही वाला यहाँ यूज होगा। तो अनुच्छेद 341 में संघ एवं राज्य के अनुसूचित जातियों के संबंध में राष्ट्रपति का अधिकार है। क्या अधिकार है? कि वह जो जाति है उनके उत्थान के लिए उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित कर सकता है 341 अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है। आगे देखते हैं अनुसूचित जनजातियां क्या होती हैं। तो अनुसूचित जनजातियां ST जिसको कहते हैं, सेम वही परिभाषा रहेगा, अनुच्छेद बदल जाएगा। अनुच्छेद 366 के अनुसार वे जनजातियां या समुदाय या उनसे अभिप्रेरित यूथ जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया जाता है, अनुसूचित जनजातियां कहलाती हैं। अब इनके लिए कौन कौन से प्रावधान है?
इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला आपको दिख रहा होगा वही सेम 15(4) मूल अधिकार है। सेम जनजातियों को सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से विकास का प्रावधान है। अनुच्छेद 16(4) राज्यों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देना है। अनुच्छेद 23 में क्या है, जनजातियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 क्या है, तो इसमें बाल श्रम को निषेध कहा गया है। जो जनजातियों हैं, जनजातीय के बाल श्रम है, बाल श्रमिक हैं एक्चुअली, उनके शोषण को निषेध किया जाता है। अनुच्छेद 29 के तहत अनुसूचित जनजाति को अपनी भाषा, बोली एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में विशेष महत्व रखता है। हल्बी, गोंडी, इन सब भाषाओं का हमें क्या करना है, या फिर सदरी कह लेंगे, कुड़ुक कह लेंगे, कोई कह लेंगे, इन सब भाषाओं का संरक्षित करने का जनजातियों को अधिकार है। ठीक, इसीलिए अलग अलग अभिकरण बनाए जाते हैं उनके कल्चर को संरक्षित करने के लिए। ठीक है, जनजातियों के लिए। हाँ, छत्तीसगढ़ में कितने अभिकरण है ये आपको पढ़ लेना है। अभी मैंने अभिकरण बोला तो ठीक है, देख लीजिएगा कितने जनजातीय अभिकरण है। उसके बाद कितने विकास प्रकोष्ठ हैं, 8 जनजातीय अभिकरण है और 10 विकास प्रकोष्ठ है। पढ़ लीजिएगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जनजाति के अभिकरण और विकास प्रकोष्ठ स्थित है। आपको पढ़ने के तरीके में ऐसे ही बदलाव लाना पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति या जाति के से रिलेटेड आपको आज का न्यूज़ मिला है, तुरंत बुक खोल लीजिए, उनके सारे अभिकरण पढ़िए, प्रकोष्ठ पढ़िए, उनसे संबंधित कौन कौन से प्रावधान है, ऐसे ख़त्म हो जाता है एक सेक्शन। ऐसे ही करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक को ख़त्म किया जाता है। अगर आप ये वेट करेंगे कि मैं ये किताब उठाऊँगा और इसको इतने से इतने दिन में ख़त्म करूँगा, तो डेफिनेटली आप पीछे होंगे। ठीक है, हो सकता है आप एक फास्ट में पढ़ लें, लेकिन अभी जिस समय पे आपका आराम का टाइम है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी आराम कर रहे हैं, आप आराम मत करिए। इस समय पे आपको ऐसा ज़रा भी लग रहा है, डाउट है अपने फ्यूचर को लेकर के, तो पढ़ना चालू करिए। और ऐसे ही पढ़ा जाता है, ये नहीं कि एक किताब को उठा करके शुरू से आखिर तक मैं ख़त्म करूँगा तो मेरी तैयारी पूरी मान ली जाएगी। CGPSC आपसे ऐसी तैयारी एक्सपेक्ट करता ही नहीं है, वो आपको वर्सेटाइल होना मांगता है। आप वर्सेटाइल बनेंगे तभी उनके क्राइटेरिया में फिट बैठेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे चीज़ों को वापस अपना स्टैटिक का बुक निकालो और वहाँ पर पढ़ लीजिए। समझ में आ गई बात। इसके बाद अनुच्छेद 46 आपको बता दिए कि अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक विकास के विषय में सुरक्षा देता है। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 164 जिसमें है जनजातीय समाज के लिए प्रशासनिक व्यवस्था समावेशित है। 164A अगर आपको ध्यान होगा तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इन सब राज्यों में अनुसूचित जनजाति से मंत्री का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स पे बताइए। यही पढ़ना है आपको, यही चीज़ें खोजनी है, ऐसी ही तैयारी की जाती है। अनुच्छेद 244 जनजातीय क्षेत्र में 6वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वशासन की व्यवस्था है, यह है पेसा एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पेसा का नाम ले दिया, ये क्या है, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। तो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के एक्सटेंशन के बारे में प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ ये आपको पढ़ लेना है। पेसा एक्ट होता क्या है ये पढ़ लेना है। समझ में आई बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 330, 332 मैंने आपको बता दिया, लोकसभा और विधानसभा में सीट का आरक्षण है। इसके बाद 89वां जो संविधान संशोधन था उसमें 338 था। अनुच्छेद 338 था किनके लिए, SC के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। और 338A है किनके लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो यहाँ पे ये जो जाति लिखा है इसको काट दो, यहाँ पे लिख दो जनजाति। क्या लिखेंगे, जनजाति के लिए आयोग का गठन का प्रावधान है। 89 संविधान संशोधन के तहत 338A अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 342 संघ व राज्य के अनुसूचित जातियों जनजातियों के संबंध में राष्ट्रपति का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, परिभाषा में आपको दिख रहा होगा कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी पिछड़ी जनजाति को अनुसूचित जनजाति बना सकता है। ठीक है, उनका दर्जा दे सकता है। आगे वर्तमान में छत्तीसगढ़ की अगर आप स्थिति की बात करेंगे, आरक्षण की स्थिति की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में टोटल 58% आरक्षण अभी दिया जा रहा है। 2012 के अकॉर्डिंग है, रोस्टर के अकॉर्डिंग है। यही रोस्टर के कारण CGPSC का कुछ साल पहले रिजल्ट अटका हुआ था जिसमें डिस्कशन बार बार चल रहा था कि 76% आरक्षण दिया जाना चाहिए, ऐसी घोषणा हुई थी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस के तहत बंद करवा के वापस इस रोस्टर से अभी एग्जाम्स लिए जा रहे हैं। और अगर अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण देखेंगे तो 32% इनको प्राप्त होता है, अनुसूचित जाति 12% और 14% अन्य पिछड़ा वर्ग को, कुल मिलाकर ये 58% आरक्षण प्रदान किया जाता है। जनसंख्या छत्तीसगढ़ की
कितनी करोड़ है? 5-5 करोड़ है। ठीक है, तो 2 करोड़ और 55 लाख, उसके आगे कुछ संख्या है, आपको इतना ही याद रखना है। 2.55 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 78,22,902। प्रतिशत आपको बताना है। इसी वीडियो में शायद मैं आगे बोल दूं प्रतिशत, आपको कमेंट में करके उसको बताना है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति की जनसंख्या 32,74,269 है। ठीक है, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में जनसंख्या। छत्तीसगढ़ में हमारे सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं? तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। अनुसूचित जाति कितना है? अनुसूचित जाति छत्तीसगढ़ में 12.82% है। अनुसूचित जनजाति है 30.62%। ठीक, ये उनकी जनसंख्या है, नोट कर लीजिएगा, या फिर वापस बुक में जा करके देखो, इन सब चीज़ों को पढ़ो यार, ऐसे ही वर्सेटाइल होकर पढ़ाई की जाती है। ठीक, आगे पेरिस ओलंपिक भारत का तीसरा कांस्य मिल चुका है, और तीनों के तीनों इस बार जो अभी अब हमको पदक प्राप्त हुए हैं वो शूटिंग में ही प्राप्त हुए हैं। तो भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? वैसे 3 कांस्य पदक जीतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे ओलंपियंस जो वहाँ गए हुए हैं, एक एक मेडल महत्व रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कांस्य मेडल जो हमको मिल गए हैं, ये शूटिंग में ही मिले हैं। मनु भाकर को 2 मिला है। किनको? मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर को कितना मिला है? 2 मेडल मिला है, और दोनों क्या मिले हैं? कांस्य मिले हैं। एक सिंगल में मिला है और एक मिश्रित में मिला है। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करेंगे अगले पदक विजेता की, तो ये हैं स्वप्निल। ठीक है, अच्छा, ये 3 मेडल इसलिए मिला है क्योंकि मनु भाकर के साथ एक सरबजीत को भी मिला था। ठीक है, तो सरबजीत को जो मिला था ये युगल में मिला था, तो इसको एक माना जाता है। मनु भाकर और सरबजीत को 1 मेडल मिला है, 1 मेडल मनु भाकर को अलग से मिला है, 2 मेडल हो गए, और उसके बाद फिर स्वप्निल को मिला है 1 कांस्य। ठीक है, तो 3 मेडल हो चुके हैं भारत के ओलंपिक 2024 में। क्लियर है? आगे और भी जीतेंगे हम अभी। ठीक है, 6 ही दिन तो हुआ है ओलंपिक में। ठीक, आगे देखो, तेंदुपत्ता संग्राहकों को फिर से मिलेंगी क्या? चरण पादुका। एक चरण पादुका योजना थी जो शुरू की गई थी बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। किस वर्ष में? कमेंट में बताना। हर चीज़ यहाँ से नहीं बताई जाएंगी, ये बहुत पुराना स्टैटिक का फैक्ट है। समझ में आ गई बात? यहाँ आपको कैसे पढ़ना है ये सिखाया जाता है। सब चीज़ अगर हम दे देंगे तो हमें और आपकी पढ़ाई में फिर अंतर क्या रह जाएगा? आपको भी तो कुछ पढ़ना है कि सिर्फ करंट अफेयर देख करके चले जाओगे, है ना? बुक निकालो, पढ़ो। चरण पादुका योजना कब चालू हुई थी? साइकिल प्रदान करने वाली योजना छात्राओं को, ये आपको योजना के बारे में पता होगा। सरस्वती साइकिल योजना है, कब से मिलता है, कौन से क्लास के बच्चों को मिलता है, किस वर्ग के बच्चों को मिलता है, इन सबको पढ़ लो यार। ठीक है, नाउ चरण पादुका फिर से मिलना चालू हो जाएगा। अब तेंदुपत्ता होता क्या है? तो उससे बनता है बीड़ी उद्योग चलता है। ठीक है, आपको पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ में, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया जाता है। वास्तव में तेंदुपत्ता जंगल में तेंदुपत्ता के पेड़ से गिरा रहता है। ठीक है, अब उस पेड़ से उसको बीन के लाते हैं, मतलब उठा करके लाते हैं। उन क्षेत्रों के सभी लोग ये कार्य करते हैं, सुखाते हैं, फिर उसका बंडल बनता है। बंडल कितने का बनता है? तो एक बोरा जो बनता है उसमें 50,000 बंडल रहते हैं। कितने बंडल रहते हैं? 50,000। 50,000 तेंदुपत्ता रहते हैं। 50,000 तेंदुपत्ता कैसे रहेंगे? तो 50 तेंदुपत्ता का एक बंडल होता है, और कितने बंडल रहते हैं एक बोरी में? 1,000। तो कितना बनेगा? 50,000 तेंदुपत्ता का बंडल बनता है। ठीक है, एक शून्य एक्स्ट्रा हो गया, इसको मिटा देते हैं। तो 50,000 तेंदुपत्ता का एक बोरा बनता है, मानक बोरा, जिसका समर्थन मूल्य कितना है? उसका समर्थन मूल्य हो चुका है 5500 रुपये। पहले कितना था? 4,000 रुपया। अभी उसका समर्थन मूल्य 5500 रुपये हो चुका है। मतलब एक बोरा अगर आप बेचोगे तो आपको कितना रुपये मिलेगा? 5500 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो ये काम रेगुलर करते हैं। अपनी खेती है नहीं, इसको उगाना पड़ता नहीं है, बस इसको बीन करके लाना पड़ता है जंगलों से, ला करके सुखा करके बेच देते हैं। कहाँ बेचेंगे? तो ट्राइफेड को बेचेंगे। ट्राइफेड का नाम यही है, राज्य का लघु वनोपज सहकारी संघ। अभी यहाँ पे हमारे राज्य में 67 वनोपज जो राष्ट्रीय या फिर अराष्ट्रीयकृत वनोपज है, लघु वनोपज कहेंगे या फिर मुख्य वनोपज कहेंगे, इनका खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको ये चेक कर लेना है कि राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कौन कौन से हैं और अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कौन कौन से हैं। समझ में आ गया? इसके बाद वैसे मैं आपको बता दूं, तेंदाकू, तेंदुपत्ता, धावड़ा और कुल्लूगोंद, ये 3 हैं राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद हैं, लघु वनोत्पाद है। ठीक है, अब इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य पे क्रय किया जा रहा है। कितने हैं? तो 67 वनोपज का क्रय किया जा रहा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किया जाता है। कितने रुपए मैंने आपको बता दिया है, 5500 रुपया
प्रति मानक बोरा। एक बोरे में कितने तेंदूपत्ता होते हैं? 50,000। एक बंडल में कितने होते हैं? 50। तो ऐसे 1,000 बंडल होते हैं एक बोरे में। समझ में आ गई बात? बाकी सारी चीज़ें अभी आपको स्टैटिक बुक में पढ़ना चाहिए। ठीक, आगे अब सरकारी स्कूलों में संकुल स्तर पर होगी पेरेंट्स टीचर की मीटिंग। अच्छी बात है ये। अगर किसी और जगह पे प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर पे बच्चों का रेगुलर प्रोग्रेस देखा जाता है, किस आधार पर? पेरेंट टीचर मीटिंग में बात करके। ठीक है, सरकारी स्कूलों में भी अगर ऐसा होता है, संकुल आधार पर पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, मतलब एक पूरे संकुल के बच्चों को बुला करके उन बच्चों के बारे में माता पिता को जानकारी दी जाएगी। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले बच्चा डिसिप्लिन रहेगा। दूसरा, बच्चे के घर वालों को भी तो ये पता चलेगा कि सही में स्कूल जा रहा है या नहीं, क्या क्या चल रहा है। अभी ऐसा है कि माँ बाप स्कूल भेज रहे हैं, वहाँ पढ़ रहा है या नहीं इसका कोई जानकारी नहीं होता है, बच्चा पढ़ रहा है या नहीं। ठीक है, अब अगर माँ बाप स्कूल से संबद्ध होंगे तो थोड़े से वो जागरूक होंगे बच्चों की शिक्षा को लेकर के। इस क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास है। नई शिक्षा नीति जिसके बारे में इस बार मेंस में निबंध आया था, उससे रिलेटेड इसको आप ऐड करके पढ़ सकते हैं। पेपर 7 पार्ट 3 में कौशल विकास या फिर मानव संसाधन विकास के अंतर्गत इसको पढ़ा जा सकता है। पेपर 6 पार्ट 3 में भी शिक्षा से रिलेटेड इसको पढ़ा जा सकता है और पेपर 5 में इकोनॉमिक्स में ये आएगा ही। ठीक है, तो ये करंट अफेयर है, इसको आपको याद करके रख लेना है कहाँ पे? अपने मेंस के आंसर में लिखने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, यूज़ कर लीजिएगा कि कैसे शिक्षा को प्राइवेटाइज किए बिना प्राइवेट चीज़ें उनमें लागू की जा रही हैं, जिससे शिक्षा के स्तर में विकास होने की बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी आज के करंट अफेयर में। इसके बाद शुक्रिया वाले पेज के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के कल्चर को याद करने पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जानो और सीखो। छत्तीसगढ़ में पंडवानी हमारी एक विशेष लोक कला है, जिस पर हमारे छत्तीसगढ़ के कल्चरल डिपार्टमेंट की ये प्रस्तुति आपको देखनी चाहिए और इससे रिलेटेड हमारा शॉर्ट्स भी बना हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उस लिंक को देखकर भी आप पंडवानी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही प्रख्यात छत्तीसगढ़ की यह लोक कला है, देश विदेश में इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये प्रस्तुति देखिए और मिलते हैं हम कल के वीडियो में। आपके हरेली से रिलेटेड वीडियोस का हमें इंतज़ार रहेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए पीडीएफ के लिए, हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं आप, और जो नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है इसी नंबर पर आपको अपने वीडियोस हरेली से रिलेटेड भेजना है, कुछ भी वीडियो नहीं भेजना है, हरेली से रिलेटेड। समझ में आ गई बात? शुक्रिया। पंडवानी अर्थात पांडवों के बारे में सुनाई जाने वाली कहानी छत्तीसगढ़ का एक ऐसा पारंपरिक लोक नाट्य है जिसके द्वारा महाभारत की कथाओं का वर्णन किया जाता है। इसमें कहानी के मुख्य नायक एवं नायिका भीम और द्रौपदी हैं। इस पारंपरिक लोक कला को संवारने एवं विश्व विख्यात बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक कलाकार हुए हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस लोक कला को प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम विश्व प्रसिद्ध श्री झाड़ूराम देवांगन जी ने छत्तीसगढ़ी महाभारत से प्रेरणा लेकर वेदमती शैली में अपने पंडवानी गायन की प्रस्तुति का आरंभ किया था, जिसके लिए इन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पितामह एवं तुलसी सम्मान से भी नवाजा गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ की महिला कलाकार एवं सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई जी ने कापालिक शैली में अपने पंडवानी गायन को प्रस्तुत किया और इस छत्तीसगढ़ी लोक कला को देश के साथ साथ पूरे विश्व में एक नई पहचान दिलाने का काम किया था, जिसके सम्मान में तीजनबाई जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका उषा बारले जी, जो अपने पंडवानी गायन के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, जिसके लिए इन्हें सन 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पंडवानी गायन के लोकप्रिय कलाकारों में चेतन देवांगन, ऋतु वर्मा एवं शांतिबाई चेलक जैसे मशहूर लोक कलाकार आते हैं, जिनके योगदान से छत्तीसगढ़ के इस लोक संस्कृति को पूरे विश्व में एक अलग पहचान मिली है।